आज का हमारा प्रकरण है व्यतिरेक अलंकार। तो व्यतिरेक अलंकार में सबसे पहले ये देखो, व्यतिरेक शब्द के टुकड़े देखो, और व्यतिरेक शब्द के टुकड़े करेंगे तो टुकड़े होते हैं वी प्लस अतिरेक। यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि व्यतिरेक शब्द के टुकड़े वी प्लस अतिरेक। और व्यतिरेक शब्द का शाब्दिक अर्थ देखो, शाब्दिक अर्थ होता उत्कर्ष। व्यतिरेक शब्द का शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट होता है। व्यतिरेक अलंकार बहुत ही छोटा सा अलंकार है, सामान्य सा अलंकार है। आपको इसके बारे में यदि आपको इसका अर्थ पता है तो आप इसकी परिभाषा आसानी से निकाल सकते हैं। और ये परिभाषा देखो, व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा। और परिभाषा में ये देखो, जहां उपमान की अपेक्षा, उपमान की अपेक्षा उपमेय में, जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय में कोई बात, यानी कोई भी बात हो, चाहे वो भली हो या बुरी, भली या बुरी, जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय में कोई बात भली या बुरी अधिक बताई जाए, अधिक बताई जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार होता है। ये परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है कि जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय में कोई बात भली या बुरी अधिक बताई जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। अब यहाँ ये समझो कि देखो, दो चीजें तो होती हैं, एक तो होता उपमान और एक होता है उपमेय। हम अच्छे से जानते हैं कि उपमान है वो लोक प्रसिद्ध होता है, लोक प्रसिद्ध होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब उपमान की अपेक्षा उपमेय में और कोई बात है वो अधिक बताई जाए, कोई बात, बात से समझो कोई गुण, यानी उपमान से अधिक कोई गुण उपमेय में वर्णित किया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान दोनों में आपको यह ध्यान रखना है कि उपमान है वो लोक प्रसिद्ध होता है, परंतु व्यतिरेक अलंकार में उपमेय में उपमान से कोई गुण अधिक बताया जाता है। और जहां ऐसा होता है वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। इसका पूरा स्वरूप स्पष्ट करने के लिए आप दो तीन बिंदु देखो। ये तो इसकी परिभाषा है कि जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय में कोई बात भली या बुरी अधिक बताई जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। आप इन दो बिंदुओं से इसका स्वरूप देखो, स्पष्ट हो जाएगा कि जहां कारण बताकर, जहां कारण बताकर उपमेय को, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ वर्णित किया जाए, श्रेष्ठ वर्णित किया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है।
ये इस बिंदु से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि व्यतिरेक अलंकार कहाँ होता है, जहां कारण बताकर, यानी उपमेय व उपमान में से श्रेष्ठ किसको बताया जाएगा, उपमेय को, और वो कारण बताकर कि उपमान व उपमेय में से श्रेष्ठ उपमेय होगा, लेकिन उसका कारण भी बताया जाएगा कि उपमेय श्रेष्ठ क्यों है। और जहां भी ऐसा होगा वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। आपने इसका अर्थ देख लिया होगा, व्यतिरेक शब्द का अर्थ उत्कर्ष होता है। व्यतिरेक शब्द के टुकड़े वी प्लस अतिरेक, और व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा, जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय में कोई बात भली या बुरी अधिक बताई जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। या फिर ये कहें कि जहां कारण बताकर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ वर्णित किया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। एक बिंदु और देखो, परीक्षा में हमें पूरा पता होना चाहिए, यानी किसी भी अलंकार की अवधारणा है वो हमें पूरी पता होनी चाहिए। यदि अवधारणा के बारे में पता नहीं है तो फिर प्रश्न गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक बिंदु से और देख लो कि जहां गुणाधिक्य के कारण, जहां गुणाधिक्य के कारण उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ वर्णित किया जाए, श्रेष्ठ वर्णित किया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। यह बिंदु देख लो कि जहां गुणाधिक्य के कारण उपमेय को, किसको, उपमेय को किससे, उपमान से, और क्या वर्णित किया जाए, श्रेष्ठ वर्णित किया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। तो गुणाधिक्य का मतलब होता है यानी किसी गुण में अधिक, किसी गुण में अधिक। यह आपको ध्यान रखना है कि कोई न कोई एक गुण है वो उपमेय में उपमान से अधिक होगा, और ऐसा वर्णन जहां किया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। तो ये तीनों बिंदु आप अच्छे से देख लो, इन तीनों बिंदुओं से व्यतिरेक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। यानी आपको ध्यान ये रखना है कि उपमेय व उपमान में से उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाएगा, लेकिन उसके कारण का उल्लेख भी होगा कि उपमान से उपमेय श्रेष्ठ क्यों है, उसका कारण बताकर, और फिर उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाएगा। तो यह आपने लिख लिया होगा। और अब देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कि किस प्रकार उपमान से उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। तो ये देखो, उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। कारण बताकर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ वर्णित किया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। आपको ये बात आसानी से समझनी चाहिए। और वो कैसे, ये देखो, उदाहरण देखो, और उदाहरण में देखो, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, साधु से ऊंचे शैल सम। साधु ऊंचे
शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, प्रकृति सुकुमार। साधु ऊंचे शैल सम प्रकृति सुकुमार। ये स्पष्ट है, बहुत ही आसान उदाहरण है। इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किस प्रकार कारण बताकर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ वर्णित किया जाता है। तो देखो, साधु ऊंचे शैल सम, शैल यानी पर्वत। साधु आप जानते हो सज्जन मनुष्य, सज्जन को क्या कहा जाता है? साधु। ऊंचे यानी महान। शैल सम यानी समवाचक शब्द है, के समान। किंतु आप जानते हैं प्रकृति यानी स्वभाव, और सुकुमार यानी कोमल। अब ये देखो कि साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, यानी सज्जन मनुष्य हैं वो पर्वत के समान महान होते। यहां अर्थ क्या हो रहा है कि सज्जन मनुष्य पर्वत के समान महान होते हैं। किंतु सज्जनों में, सज्जनों का स्वभाव कोमल होता है, कोमल होता है, जबकि पर्वत का स्वभाव कठोर होता है। अब यहां देखते हैं कि हमने जो व्यतिरेक अलंकार में देखा, हमने देखा कि कारण बताकर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ वर्णित किया जाता है। तो ये देखो, उपमेय कौन है? यहाँ उपमेय है साधु। ये क्या है? उपमेय। और साधु की तुलना किससे की गई है? शैल यानी पर्वत से। ये है उपमान। साधु है वो उपमेय है, शैल है वो क्या है? उपमान है। अब देखो, उपमेय में उपमान से कोई बात भली या बुरी अधिक बताई जाती है, और यहाँ साधुओं में यानी उपमेय में उपमान से और क्या गुण अधिक बताया है? कोमलता का गुण। कोमलता का गुण है वो अधिक बताया है। तो ये हम यहाँ ये कर सकते हैं कि साधु उपमेय में पर्वत उपमान से कोमलता का गुण, कोमलता का गुण अधिक बताकर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ वर्णित किया गया, श्रेष्ठ वर्णित किया गया है। ये देखो, साधु उपमेय में पर्वत उपमान से
कोमलता का गुण अधिक बताकर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ वर्णित किया गया है। और ऐसा जहां होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार। ये अब आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान उदाहरण है, आपको अच्छे से समझना है और इस उदाहरण से ही आप परिभाषा निकाल सकते हैं। इस उदाहरण से हम परिभाषा निकालें व्यतिरेक की, तो यही है कि जहां कारण बताकर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ वर्णित किया जाए, श्रेष्ठ वर्णित किया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार अच्छे से समझ लो। साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, यानी सज्जन मनुष्य है वो पर्वत के समान होते हैं, पर्वत के समान महान होते हैं, परंतु उनमें पर्वतों से एक गुण ज्यादा है। और वो कौन सा? कोमलता का गुण ज्यादा है। और यही हमने किया है कि जहां कारण बताकर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ वर्णित किया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। तो ये आपने अच्छे से देख लिया होगा, आपने लिख लिया होगा। और उदाहरण देखते हैं, उनसे समझने का प्रयास करो। इनको हटाता हूं, इस उदाहरण को। और उदाहरण देखो, और इसमें देखो, मुख मयंक सो है सखी, मुख मयंक सो है सखी, मुख मयंक सो है सखी, मधुर वचन सविशेष। मुख मयंक सो है सखी, मधुर वचन सविशेष। अब यहां देखो, मुख उपमेय क्या है? उपमेय। मयंक उपमान। मयंक आप जानते ही हैं किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। मुख मयंक सो है सखी, यानी मुख है वो चंद्रमा के समान तो है, परंतु मधुर वचन से विशेष, यानी मीठी वाणी, मीठी वाणी का गुण मुख में ज्यादा है। किससे? चंद्रमा से। अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि मुख मयंक सो है सखी, यानी कि मुख चंद्रमा के समान है, परंतु मुख में चंद्रमा से ज्यादा एक गुण है। और वो कौन सा? मधुर वाणी, यानी मीठी वाणी का गुण मुख में है जो कि चंद्रमा में नहीं है। तो यहां ये लिख सकते हैं कि मुख उपमेय में
मयंक, मयंक उपमान से मधुर वाणी, मधुर वाणी के गुण का आधिक्य बताकर, आधिक्य बताकर उपमेय को, उपमेय कौन है? मुख। उपमेय को उपमान कौन? मयंक से श्रेष्ठ वर्णित किया गया है, श्रेष्ठ वर्णित किया गया है। इस उदाहरण से आप और समझ लें कि मुख मयंक सो है सखी मधुर वचन से विशेष। यहाँ देखो मुख को मयंक के समान बताया गया है, यानी उपमेय कौन है? मुख उपमेय है और मयंक उपमान है। लेकिन उपमेय में उपमान से एक गुण ज्यादा बताया गया है और कारण बता करके मयंक के सामने मुख का श्रेष्ठ वर्णन किया गया है। और ऐसा जहां हो वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और देखो, जितने उदाहरण आप देखेंगे उससे उतना ही अधिक और समझ में आएगा। बहुत ये जो उदाहरण हम देख रहे हैं ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए उदाहरण है, तो महत्वपूर्ण उदाहरण है। आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देखने हैं। व्यतिरेक अलंकार में आपको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान अलंकार है और केवल आप उदाहरण से समझ जाएंगे। और ये एक उदाहरण और देखो, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। नयन नीरज में सखी, नयन नीरज में सखी समता सब दर्शात, समता सब दर्शात। नयन नीरज में सखी समता सब दर्शात बंक बिलोकन, बंक बिलोकन दीर्घन में, बंक बिलोकन दीर्घन में यह गुण अधिकार, यह गुण अधिकार। ये और देखो कि नयन नीरज में सखी समता सब दर्शात बंक बिलोकन दीर्घन में यह गुण अधिकार। नयन आप जानते हैं किसे कहते हैं? नेत्र को। नीरज कमल। अब यहां देखो ये कहा जा रहा है समता यानी समानता, दर्शात यानी दर्शाते हैं, मतलब दिखाते हैं या वर्णित करते हैं, दिखाते हैं या वर्णित करते हैं। अब ये देखो कि नयन नीरज में सखी समता सब दर्शात, कि सभी लोग हैं वो नयन और नीरज में समानता दिखाते हैं, यानी समानता का वर्णन करते हैं। नयन यानी नेत्र और नयन यहाँ क्या है? उपमेय। और नीरज क्या है? उपमान। अब ये दूसरी पंक्ति देखो कि बंक बिलोकन दीर्घन में, बंक यानी टेढ़ा या तिरछा, बिलोकन यानी देखना,
दर्गन यानी आंखें या नेत्र, यह गुण अधिक है। और कौन सा गुण अधिक है? टेढ़ा या तिरछा देखना। अब यहां आपको समझ में आ गया होगा कि नयन नीरज में सखी समता सब दर्शात, बंक बिलोकन दर्गन में यह गुण अधिकात। यानी कवि ये कहना चाह रहा है कि नेत्रों और कमल में सभी लोग समानता दर्शाते हैं, परंतु नेत्रों में तिरछे देखने का गुण अधिक है जो कमल में नहीं है। और जहां कारण बताकर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ वर्णित किया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। तो ये हम लिख सकते हैं यहां। और ये देखो कवि कह रहा है कि नेत्र व कमल में सभी समानता बताते हैं, परंतु नेत्रों में तिरछा देखने का गुण अधिक होता है जो कमल में नहीं होता। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और वो भी कारण बताकर, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। तो ये उदाहरण भी आपने देख लिया होगा। एक उदाहरण और देखो, इसको हटाता हूं। एक उदाहरण और देखो, और इसमें देखो चंद्र सकलंकु, आरपीएससी द्वारा पूछा हुआ उदाहरण है। चंद्र सकलंकु मुख निष्कलंकु, मुख निष्कलंकु दोनों में समता कैसी? चंद्र सकलंकु मुख निष्कलंकु दोनों में समता कैसी? अब यहां देखो चंद्र, ये क्या है? उपमान। और मुख है उपमेय। और यहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ वर्णित किया गया है। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया गया है कि मुख को क्या बताया गया है? निष्कलंक। यानी मुख है वो निष्कलंक है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा कलंकित है। और इसलिए दोनों में समानता नहीं की जा सकती। यानी मुख उपमेय की समानता चंद्र उपमान से नहीं की जा सकती, क्यों? क्योंकि
चंद्रमा कलंकित है, चंद्रमा कलंकित है, जबकि मुख निष्कलंक है, निष्कलंक है। अब यहां मुख में निष्कलंक का गुण अधिक बताकर, मुख में निष्कलंक का गुण अधिक बताकर मुख को चंद्रमा से श्रेष्ठ वर्णित किया गया है। और जहां ऐसा हो वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। हमने जो उदाहरण देखे हैं उनसे आप स्पष्टतः समझ गए होंगे कि जहां कारण बताकर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ वर्णित किया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। यानी जहां उपमेय व उपमान में से उपमेय में कोई गुण अधिक बताया जाए, कोई बात अधिक बताई जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। अब देखते हैं, इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था प्रतीप अलंकार, और प्रतीप अलंकार में भी ये देखा था कि उपमेय के सामने उपमान को लज्जित, हीन या तिरस्कृत किया जाए वहां प्रतीप अलंकार होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? व्यतिरेक अलंकार में और प्रतीप अलंकार में क्या अंतर है वो आप समझने का प्रयास करें। तो अंतर देखते हैं, दोनों में क्या अंतर है। दोनों में अंतर जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोनों के उदाहरण हैं वो मिलते जुलते उदाहरण हैं। दोनों की परिभाषाएं मिलती जुलती सी हैं। तो अंतर देखो, और ये लिख लो आप, प्रतीप अलंकार व व्यतिरेक अलंकार में अंतर। व्यतिरेक अलंकार में अंतर। और इसमें देखो, अब यहां देखते हैं, पहले प्रतीप को देखो। ये प्रतीप और ये आपका व्यतिरेक अलंकार। अब यहां देखो, प्रतीप में देखेंगे शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्रतीप का? उल्टा या विपरीत। व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कर्ष। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रतीप अलंकार कहाँ होता है? इसमें आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है कि प्रतीप अलंकार में तुलना पर बल दिया जाता है। तुलना पर बल दिया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रतीप में उपमेय व उपमान की तुलना पर बल दिया जाता है, जबकि व्यतिरेक में क्या होता है? विशेषता पर बल दिया जाता है। विशेषता पर बल दिया जाता है। एक तो ये अंतर आप स्पष्ट कर लेंगे। फिर दूसरा देखो, पर इसमें उपमेय व उपमान में जिस गुण की तुलना की जाती है, जिस गुण की तुलना की जाती है उसी गुण में उपमेय के सामने उपमान को लज्जित, हीन
या तिरस्कृत किया जाता है, या तिरस्कृत किया जाता है। ये आप अच्छे से समझेंगे कि प्रतीक में क्या होता है, तुलना पर बल दिया जाता है। उपमेय व उपमान में जिस गुण की तुलना की जाती है उसी गुण में उपमेय के सामने उपमान को लज्जित, हीन या तिरस्कृत किया जाता है। व्यतिरेक में क्या होता है, उपमेय व उपमान में कुछ गुणों की साम्यता होते हुए भी उपमेय में उपमान से कोई गुण अधिक बताकर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ वर्णित किया जाता है, श्रेष्ठ वर्णित किया जाता है। ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। प्रतीक में तुलना होती है, उपमेय व उपमान में जिस गुण को लेकर तुलना की जाती है उसी गुण में उपमेय के सामने उपमान को लज्जित, हीन या तिरस्कृत किया जाता है। व्यतिरेक में विशेषता पर बल दिया जाता है। उपमेय व उपमान में कुछ गुणों की साम्यता होते हुए भी उपमेय में कोई गुण अधिक बताकर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ वर्णित किया जाता है। तो ये अंतर आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये था हमारा व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार में आपको ध्यान रखना है कि व्यतिरेक अलंकार में उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ वर्णित किया जाता है और वो भी कारण बताकर। यानी उपमेय में कोई न कोई एक गुण उपमान से अधिक बताया जाता है और ऐसा जहां होता है वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। यानी दो बातें आपको यह ध्यान रखनी। प्रतीप अलंकार में उपमान को लज्जित, हीन या तिरस्कृत किया जाता है, जबकि व्यतिरेक अलंकार में उपमान को तिरस्कृत, हीन या लज्जित नहीं किया जाता। तो उपमेय में कोई गुण ज्यादा बताकर उपमेय की श्रेष्ठता वर्णित की जाती है। आपको व्यतिरेक अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले अलंकार के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।